स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, आपका फिज़िक्स का सेकंड सब यूनिट था, इसका नाम है मेजरमेंट। हम वो लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो बात यह है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे, तो ध्यान से देखिए टॉपिक्स वगैरह को, तो नोट्स बनाने की कोशिश करिए साथ साथ में। और कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक आपका है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट होती क्या? सबसे पहली बात करेंगे मेजरमेंट की। मेजरमेंट होता है नाप तोल करना, ये तो बचपन से हम जानते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? नाप तोल करना। अब पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट? हमारे पास कोई कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको एग्जैक्ट से जानने के लिए कि वो कितनी है, कितनी देर तक चलेगी, या किस तरह से हमने उसका यूज़ करना है, तो उसके लिए मेजरमेंट करना ज़रूरी है। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें कुछ यूनिट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? कुछ यूनिट। अब व्हाट इज़ यूनिट? ठीक है, यूनिट क्या है नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ तो लिख लीजिए। ये फिज़िकल क्वांटिटी है, एक छोटी सी फिज़िकल क्वांटिटी जो पूरी क्वांटिटी को, होल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दे। मतलब छोटी स्मॉल क्वांटिटी जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दे, उसे कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जब हम शॉप में जाते हैं, तो कभी भी कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हम 1 यूनिट का प्राइस पूछते हैं, ना कि जितने यूनिट हमने लेने हैं। बाय द वे, मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तो मुझे शुगर लेनी है, तो शुगर मुझे 10 केजी लेनी है, तो मैं 1 केजी का प्राइस पूछूंगा। तो जो 1 केजी का प्राइस पूछा, वो मेरे पास 1 यूनिट था। और यूनिट का मतलब भी 1 ही होता है, याद रखें। यूनिट को पहचान देने में, यूनिट चीज़ों को पहचान देने में हमारी मदद करता है। तो यूनिट क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी, अ स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस होल क्वांटिटी इज नाउन एज यूनिट। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरह के यूनिट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला यूनिट आता है फंडामेंटल और बेस यूनिट भी कह सकते हो। अच्छा, तो डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल यूनिट की बात करता हूँ। हमारे पास कुल फंडामेंटल यूनिट हैं 3। कौन कौन से हैं? एक है लेंथ, ठीक है, दूसरा है मास, लेंथ मास, और तीसरा हमारे पास टाइम है। तो फंडामेंटल यूनिट में हम कोई भी चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इन तीनों में निकालेंगे, लेंथ, मास और टाइम में निकालेंगे। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को लेंथ, मास और टाइम में निकाल रहे हैं तो वो क्वांटिटीज़ हमारी फंडामेंटल यूनिट में कहलाएंगी। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट को बेस यूनिट भी कहते हैं, और 3 होते हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? लेंथ, मास और टाइम, याद रखें। अब बात यह है कि वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हो। ठीक है, ऐसे यूनिट विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट इज नाउन एज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो डिराइव का मतलब उससे बनकर निकलना, या मतलब निकलना। ठीक है, वही याद रखें। तो फंडामेंटल यूनिट के लिए एग्जांपल लेते हैं हम किसकी? स्पीड की। लेट इट बी, हम जानते हैं कि स्पीड जो है उसका फॉर्मूला तो सबको पता, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के फंडामेंटल यूनिट होंगे हमारे पास लेंथ और टाइम। हमने पढ़ा था अभी, या मैंने बताया था आपको कि जो फंडामेंटल यूनिट हैं वो 3 है, लेंथ, मास और टाइम। तो यहाँ डेफिनेटली लेंथ आ रहा है और टाइम आ रहा है। अब लेंथ को मेजर करते हो आप किस में? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हो? सेकंड में। लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो इससे बने ना हमारे पास, देखो, स्पीड मेरे पास लेंथ अपॉन टाइम हुई, स्पीड मेरे पास लेंथ अपॉन टाइम हुई, तो उससे हमने बनाए मीटर पर सेकंड। इन यूनिट को मैं बोलूँगा डिराइव्ड यूनिट। वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो, उनको क्या बोलते हो? डिराइव्ड यूनिट कहते हो। ठीक है, तो इससे पहले हमारी जो कंट्री थी या बाकी कंट्रियाँ थी, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी जिन्होंने कहा कि हमें ये अलग अलग तरह के यूनिट ना इस्तेमाल करके कोई एक यूनिट इस्तेमाल करना चाहिए जो पूरी की पूरी कंट्रियां वही यूज़ करें। ठीक है, तो इन्होंने एसआई यूनिट बना दिए। कौन से यूनिट बनाए? एसआई यूनिट। मगर उससे पहले बहुत सारे यूनिट यूज़ होते थे। इसमें सबसे पहला यूनिट है सीजीएस। सी से सेंटीमीटर है। ठीक है, सी से सेंटीमीटर है इसमें, और जी से ग्राम, जी से ग्राम। और टाइम के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते थे? सेकंड। मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में और वजन को ग्राम में, और जो टाइम था उसको मेजर किया जाता था, उसको नाप तोल किया जाता था किसमें? सेकंड में। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आ गए। नेक्स्ट है आपके पास एफपीएस।
कौन सा यूनिट है? FPS। F से फुट हो गया, मतलब लंबाई को फुट में नाप तोल किया जाता था, और P से पौंड हो गया, वजन को पौंड में नापा जाता था, और टाइम को सेकंड में नाप तोल किया जाता था, उसे FPS सिस्टम कहते हैं। अगला सिस्टम जो आया MKS। MKS सिस्टम जो था, इसमें हम लंबाई को मीटर में और वजन को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नाप तोल करते थे। ठीक है, अब इसी सिस्टम को अपडेट किया गया और बनाया गया सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स। क्या बनाया गया? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, फ्रेंच में है, जिसको SI यूनिट शॉर्ट में कहते हैं, और ये बना कब? 1971 में। ठीक है, बनाने वाली कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने 1971 में SI यूनिट बनाया, और टोटल हमें 7 यूनिट दिए। ठीक है, कितने यूनिट दिए? 7 यूनिट दिए। तो आपको वो यूनिट पता है, हम लाइफ में पढ़ते रहते हैं। वो जो यूनिट थे हमारे पास, जैसे कि लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी, कौन सी? लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में किया जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के यूनिट्स वगैरह हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम आपको आते हैं, तो 7 फंडामेंटल यूनिट दिए गए। ठीक है, तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छे से देख लें, कोई डाउट रहा तो कमेंट कर लें, क्वेरी को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा सा टॉपिक लेकर। तो मेजरमेंट तो हमने पढ़ लिया। मेजरमेंट को ख़त्म करने के बाद हम बात करते हैं, जब भी हम मेजर करते हैं तो मेजर करने वक्त हमें बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं। जब भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो मेजर करते वक्त जो केयरलेसनेस और डिफरेंट तरीके के, मतलब हमारी लाइफ में एरर आ जाते हैं। एरर का मतलब ही है गलती होना। अब गलती को देखा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है? वो होता है एक्चुअल माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? एक्चुअल वैल्यू में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू। अगर एरर को डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो एरर को डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलोगे? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक्चुअली में है थी उसकी वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो वैल्यू आपने मेजर करके उसकी निकाली। इन दोनों का जब डिफरेंस करते हैं तो हमारा एरर आता है। एरर डिफरेंट तरह की अनसर्टिनिटी की वजह से आ सकती है, अलग अलग तरह के कारणों की वजह से आ सकते हैं। आगे है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन एक्यूरेट नहीं है, ये वो आंसर हुआ या वो वैल्यू हुई जो आपने निकाली, मगर वो एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल पास में है, और कितने पास में है उतनी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मीन कि एरर जितना कम उतनी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन को मैं इन शॉर्ट मेजरिंग लिमिट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मेजरिंग लिमिट। हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक नाप तोल करने की लिमिट होती है, उसे प्रिसिशन कहा जाता है। याद रखें, प्रिसिशन इज आल्सो नाउन एज मेजरिंग लिमिट ऑफ एनी या मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, याद रखें, इसमें कोई डाउट रहा तो पूछ सकते हैं। अब चलते हैं टाइप ऑफ एरर। हमने एरर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से फर्स्ट टाइप इसकी है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी टाइप इसकी है रैंडम एरर। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कौन सा एरर है? रैंडम एरर। ठीक है, तो याद रखें हमने एरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जिनके कारण आपको पता हो, मतलब वो एरर जिनके कारण आपको पता हो, मतलब रीज़न पता हो कि मतलब, या आप उनके रीज़न को डिफ़ाइन कर सकते हो, या उनके कारण आपको पता हो कि एरर क्यों आ रहे हैं, उन्हें सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर ये वो एरर हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्यों आते हैं एरर, उनको डिस्कस करते हैं। बात ये थी कि अगर एरर आ रहा है तो एरर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण रहता है कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हो, सही से सेट ना हो, इंस्ट्रूमेंट पुराना हो गया हो, इंस्ट्रूमेंट लूज़ हो, सेट से ना हुआ, मतलब कुल मिला के किसी न किसी तरह से इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही क्या होगी? कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो आपको वो एक्चुअल वैल्यू ना दे पाए जो आपको चाहिए थी, जो आपको नीड थी, वो एक्चुअल वैल्यू ना दे पाए, तो तब जाके जो एरर काज होगा तो उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। देखो हर एक इंसान परफेक्ट तो होता नहीं। एक टीचर है, उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होगा। एक स्टूडेंट है, जब उसको टीचर एक बार करवाएगा, एक बार परफॉर्म किया, तो उससे वो इतना परफेक्ट तो हो नहीं जाता कि अगली बार भी वो एक्यूरेट वैल्यू को निकालने की कोशिश करे। ठीक है, वो जब निकालेगा तो उसकी वैल्यू नियर अबाउट एक्यूरेट वैल्यू के पास पास में आ सकती है, एरर आ सकता है। ठीक है, तो उस एरर को हम क्या बोलते हो, हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, या आप इम्परफेक्ट एरर कह सकते हो। क्लियर हुआ? इस तरह के एरर को इम्परफेक्ट एरर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली। इसमें थर्ड टाइप की बात अगर करें, थर्ड टाइप में आपके पास पर्सनल एरर आ जाता है। पर्सनल एरर क्या होता है कि लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग। ठीक है, इंसान की ही वजह से ये एरर वगैरह आते हैं। पर्सनल मतलब चीज़ों की वजह से एरर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं, पर्सनल एरर ऐसा एरर जो आपकी केयरलेसनेस की वजह से आ सकते हैं। ठीक है, आपको उतना मतलब ध्यान दे के करना आता ना हो। ठीक है, या फिर आप केयरलेस हो। ठीक है, तो उस वजह से एरर आएंगे, उसे पर्सनल एरर कहते हैं। अब पर्सनल एरर के बाद एक एरर और आता है, वो आता है एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल काज। ठीक है, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल काज। आप बोलोगे एक्सटर्नल काज की वजह से एरर तो आ गया, मगर वो एक्सटर्नल काज किसकी वजह से होते हैं क्रिएट, वो होते हैं टेम्परेचर या फिर प्रेशर। जो टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने की वजह से एरर आए, उसे कहते हैं एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल काज। ठीक है, आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। रैंडम एरर तो मैं बता चुका हूँ, उसी का उल्टा है सिस्टोमेटिक एरर। जैसे कि सिस्टोमेटिक एरर था कि वो एरर जिसके कारण पता हो, रैंडम एरर बार बार एरर आएगा मगर उसके कारण आपको पता ना होंगे। ठीक है, उसे आप रैंडम एरर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है लीस्ट काउंट। क्या टॉपिक है? लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट का मतलब कम से कम होता है मैथ लैंग्वेज में। लेमन लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सी बात है, लीस्ट काउंट का मतलब वो कम से कम वैल्यू जो आप काउंट कर सकते हो। लीस्ट कम से कम, ठीक है, और काउंट में तो पता ही है मेयर करना। ठीक है, वो कम से कम वैल्यू जो आप क्या कर सकते हो, मेयर कर सकते हो। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से लेके कम से कम कितनी वैल्यू को आप मेयर कर सकते हो, उसे क्या बोलते हो? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एरर वो एरर होते हैं, ठीक है, जो मतलब उससे भी कम वैल्यू या कम से कम वैल्यू को मेयर करने में आए। ठीक है, उसको हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? शाबाश। लीस्ट काउंट हमारे पास वो चीज़ है, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्केल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम वैल्यू को मेयर कर सकता है, उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। और लीस्ट काउंट करने में जब हमें एरर आते हैं, उसे क्या बोलते हो? लीस्ट काउंट एरर। जैसे एक स्केल की बात करें तो सेंटीमीटर वाले टाइम पे स्केल की बात करेंगे तो उसकी जो लीस्ट काउंट वैल्यू रहेगी वो कितनी रहती है? 0.1 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? शाबाश, 0.1। एक स्केल की कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर, जिसे आप 1 मिलीमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग लीस्ट काउंट होते हैं। जैसे कि एक वर्नियर क्लिपर जो आप लैब में यूज़ करोगे 11th में, ठीक है, वो आता है 0.01 उसका लीस्ट काउंट। एक स्पैरोमीटर है, इसका लीस्ट काउंट 0.001 है। तो मतलब ये कम से कम इतनी वैल्यू को मेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम वैल्यू को मेयर नहीं कर सकते। ज़्यादा होंगी, इससे ऊपर की वैल्यू को काउंट कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते काउंट। ठीक है, दिस इज़ नाउन एज लीस्ट काउंट। अगर इसे कम करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा, उसे लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। आगे है एब्सलूट एरर। एब्सलूट एरर क्या होता है? इसको पढ़ने से पहले हम एक सिंपल सी बात पढ़ते हैं, मीन। मीन तो आपने पढ़ा है। मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें पहली वैल्यू निकाली, इसको मैंने A1 माना, दूसरी वैल्यू A2, तीसरी A3, अप टू सोन लास्ट वैल्यू जो मेरे पास AN थी। अब मैं मीन निकालूंगा। मीन कैसे निकालता हूँ? मैंने n वैल्यू निकाली और डिवाइड n से कर दिया। मीन कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। यही होता है, तो वही तो किया, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसको समेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? समेशन। याद रखें, लिख लें, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होगा इसको। इसको क्या पढ़ते हो आप? समेशन। समेशन मीन सम ऑफ ऑल टर्म। हमने इन सारी टर्मों को जोड़ के ये बना दिया। ये कह रहा है कि यहाँ पर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n। अगर i की जगह आप i की वैल्यू को कितना पुट करो? 1 से n तक पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलती रहेंगी जो ऊपर वाली थी। ठीक है, देखो ai है ना, ai की जगह आप A1 डालोगे तो ये बना। जब 2 डालोगे, क्योंकि 1 से n तक पुट कर सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम
आई की जगह 1 डालेंगे तो ये बनेगा, आई की जगह 2 डाला तो ये बनेगा, 3 डाला तो ये बनेगा, n डाला तो ये बनेगा। तो बाकी पूरा सेम ही है। ये आपका एक मीन निकला। क्या निकला? आपका एक मीन निकल गया। इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर मीन के बाद ही आपको समझ आएगा। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या है ये? डिफरेंस निकालना है आपको। मान लिया कि मैं डेल A1 निकालने की कोशिश करता हूँ। डेल A1 मेरा फर्स्ट एरर आ गया, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, जो मैंने पहली वैल्यू निकाली थी उसका निकाल रहा हूँ। तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू माइनस फर्स्ट मीन। ठीक है, जो मीन निकाला था आपने, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू जो थी उसमें से आप मीन को निकालोगे तो आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आया। सेकंड निकालना तो क्या लिखोगे उसे? डेल A2। डेल A2 तो क्या करोगे? सेकंड एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस मीन वैल्यू करोगे तो सेकंड एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नीचे लिखा ही आप पढ़ सकते हो। तो याद रखें, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि ये होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट या इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू क्या आएगी? A1 A2 A3 करके वैल्यू नहीं थी, वो सारी इंडिविजुअल वैल्यू आई, उनमें से ट्रू वैल्यू को माइनस करोगे। ठीक है, तो वो चलते हैं आगे चलते हैं। तो देखो क्या आया, ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर A1 माइनस मीन, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर A2 माइनस मीन, nth एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल an माइनस मीन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। ये सबके एब्सोल्यूट एरर निकले हुए हैं। ठीक है, कैसे निकालते हो? एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखें, इसी को हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं और ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या है? सेम है। तो कह रहा है जब भी हम एक्चुअल वैल्यू में से मीन वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका क्या निकलेगा? आपका एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। आगे चलते हैं, एब्सोल्यूट एरर का मीन कैसे निकालेंगे? ये है, ये किसकी डिफाइन बनेगी आपके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर, ये लिखा ही है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? मीन कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। सबका सम टोटल नंबर से डिवाइड कर लो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। इसको भी हमने समेशन में ले लिया। समेशन i = 1 to n डेल AI अपॉन n। तो यहाँ पे वैल्यू i की पुट करोगे तो यही चीज़ बन जाएगी आपके पास। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या था? कुछ टर्म्स और थी। मीन एब्सोल्यूट एरर तो हमने पढ़ लिया, क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म। क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर? रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन से डिवाइड करो, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव एरर निकलेगा। क्या निकलेगा? रिलेटिव एरर निकलेगा। आगे है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? जब भी आप रिलेटिव एरर के साथ 100 को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप रिलेटिव एरर के साथ 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।